उसका भोला बचपन उसे, उसके बच्चे, अब भोला बचपन उसे, सबको शत शत प्रणाम। मैं शिल्पा भावना एक ही रास्ता ट्रस्ट की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में, जहाँ हम सभी लोग वीर योद्धाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। वो वीर योद्धा जिन्होंने वर्दी पहन के भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और कुछ ऐसे वीर योद्धा भी हैं जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी लेकिन काम समतुल्य किया है। उन सभी लोगों को हम लोग प्रणाम करते हैं। And my dear friends, now with your huge round of claps, let's invite on the stage Dr. Bindeshwar Pathak, founder Sulabh Sanitation, Social Reform and Human Rights Movement. He is the man who is truly in all senses is the gallant warrior, जिन्होंने वाकई में वर्दी नहीं पहनी लेकिन वर्दी वालों जैसा वो कार्य किया है जिसमें हमारी पुश्तें सभी डिग्निटी के साथ रह सकती हैं। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज आपके लिए। कि इन्होंने हमारे देश में जो एक मैला ढोने की प्रथा होती है ना, उसको खत्म किया है। क्योंकि पहले जब शौच बनाए जाते थे तो उसके मैला को लोग अपने सिर पर ढोके जाते थे, तो इन्होंने उस प्रथा को खत्म किया है और लोगों को उनकी डिग्निटी वापस दी है। तो जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के लिए। आप महिला 2003 तक मैला ढोती थी, अब ये पद्मश्री अवार्डेड है, तो जोरदार तालियां हो जाए प्लीज इनके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इससे बड़ा जेस्चर क्या हो सकता है। कृतज्ञता इसी को कहते हैं जहां पर हमारा परस्पर प्रेम एक दूसरे के प्रति होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया। हमारे ये सभी अवार्डीज हमारे साथ यहाँ पर बने हैं। कुछ देर बाद उनके आशीष वचन सुनने का, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर बेचैन हैं। उन्हें बुलाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि श्री रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति जी होने के समय में जो उनका कार्यकाल था, उसमें जो उनका अंतिम कार्यक्रम वहाँ वृंदावन में हुआ था, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने कराया था। उस कार्यक्रम का संचालन, उसका होस्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो हमें मिली, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा था कि हम भी राष्ट्रपति जी के उस कार्यकाल से जुड़ पाए थे। सर से जब वहाँ पर मुलाकात हुई, जब हमने सर के भाव सुने, पहली बार मैंने रामनाथ कोविंद जी को समक्ष वहाँ पर सुना था, और सुनकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि किस प्रकार एक व्यक्ति समाज में इतने ऊंचे दर्जे तक पहुँचता है। क्योंकि कद बढ़ा नहीं करते एड़ियाँ उठाने से, ये बात मुझे आपसे मिलकर समझ में आई कि कद बढ़ा नहीं करते एड़ियाँ उठाने से, ऊंचाइयाँ तो मिलती हैं सर झुकाने से। और रामनाथ कोविंद जी ने जिस प्रकार देश के लोगों के प्रति अपना सर झुकाया था, उसके बाद सभी लोगों ने इन्हें हाथों पर उठा लिया। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रामनाथ कोविंद जी। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। एक ही रास्ता संस्था द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन श्री विजय सांपला जी, सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर एपी महेश्वरी जी, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर जेसी चौधरी जी, समाज सेवी श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, एक ही रास्ता के अध्यक्ष श्री सिद्धांत साहेब जी, श्री संजय सिंह आईपीएस स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी पुरस्कृत सदस्यगण, देवी और सज्जनों, मेरे लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होते थे,
जब मैंने वहाँ 25 जुलाई 2022 को अपना ऑफिस छोड़ा, उसके बाद में भी कई कार्यक्रमों में जाने को अवसर मिला। मुझे खुशी इस बात की भी हुई कि राष्ट्रपति रहते हुए भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने हमारे साथ काम किया, उनको मैं उस समय तो सम्मानित नहीं कर पाया, लेकिन आज सम्मानित करने का सही मायने में भावना जी ने जो एक बात कही थी, और वो मैंने डॉक्टर बिंदुसर पाठक जी को भी कही। मैंने कहा कि पाठक जी, आपको मैंने कई अवार्ड दिए, मेरे हाथों से अवार्ड हुए, इसके अतिरिक्त भी आपको कई अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को आपसे ईर्ष्या होने लगी है। कभी कभी व्यक्ति जिंदगी में अपना एक मकसद बना लेता, और ऐसा मकसद कि शायद उसको लगता है कि वो पैदा ही इस मकसद के लिए हुआ। समाज सेवा बहुत बड़ी सेवा, जिसको हम सरकारी नौकरी कहते हैं, वो समाज सेवियों के आगे सरकारी नौकरी कोई मायने नहीं रखती। इसकी तुलना हम किसी भी सेवा से नहीं कर सकते, क्योंकि समाज सेवी सेवा भी करता है, अपनी आलोचना को भी झेलता है, परिवार की आलोचना को भी झेलता है। और कभी कभी मैं पाठक जी के बारे में जब एक बहुत लाइट मोड में मजाकिया तौर पर कहता था कि इन्होंने जो समाज सेवा का क्षेत्र चुना, तो इनकी पत्नी से मैं पूछता था कि एक बात बताइए, शादी होने के पहले यदि आपको पता चल जाता कि पाठक जी जो हैं सुलभ शौचालय वाले, वो जो है, वो उनका जीवन का मकसद जो है, वो बेचारे गरीब से गरीब समाज का निगलेक्टेड वर्ग, जिनको हम सफाई कर्मचारी कहते हैं, उनके साथ में, उनके बीच में ही बिताने वाले हैं पूरा आजीवन, तो क्या आपके पिताजी शादी करते? तब वो कहते कभी नहीं। लेकिन आज इनकी पत्नी के और पूरे परिवार के चेहरे पर जब मैं देखता हूँ वो मुस्कान शायद इनकी मुस्कान है कि जिनके कारण आज न जाने कितने अनगिनत सफाई कर्मचारियों का जीवन बदला है। और जिस कार्यक्रम की भावना बात कर रही थी वृंदावन में, सही मायने में मैं गया था, और गया था ये जो काम कर रहे थे उसको देख करके गया था। उस समय मैं राष्ट्रपति भवन में था, वहाँ पर वृंदावन में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आए थे, राज्यपाल हमारी आनंदीबेन पटेल थी, और सभी लोग थे। इनका कार्यक्रम जो मैंने देखा, शायद आप लोगों को भी जानकारी होगी, ना हो तो अच्छा लगेगा मुझे शेयर करते हुए, साझा करते हुए, कि इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी, मैंने एक कदम ये उठाया कि जो हमारी विधवाएं हैं, परिवार बिल्कुल उनकी तिलांजलि दे देता, उनको भूल जाता है, केवल तिलांजलि नहीं, भूल जाता है वृंदावन छोड़ा करके, और वो कहते हैं कि आपको जीना है, अपनी ज़िंदगी पर जीते। वो बेचारी असहाय, बेसहारा, या तो सरकारी आश्रय पर निर्भर करती हैं, या फिर उनको और समाज सेवी संस्थाएं हैं वो आगे आकर के। आज भरण पोषण की उनकी समस्या नहीं है, उनकी भावना की समस्या है। इमोशनल जो कनेक्ट होता है परिवार के साथ में, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी परिवार के साथ बिताई, अपने पति के साथ बिताई, अपने बच्चों के साथ बिताई, और वो जब विधवा हो जाती है तो उसको उसके परिवार वाले अर्थात बच्चे उसको छोड़ देते हैं। कितनी विडंबना है। मुझे लगता है कि शायद
उस समय जो अवसाद होता है डिप्रेशन में, उसकी कल्पना मात्र हम केवल कर सकते हैं। और वो केवल, लेकिन फिर भी मैं उनके धैर्य की प्रशंसा करता हूँ कि वो कभी भी उन्होंने आत्महत्या की बात नहीं सोचती। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि राष्ट्रपति जी, मैंने एक ऐसा कार्यक्रम किया है जिसमें इन विधवाओं को मैं ये आभास कराना चाहता हूँ, आप वृंदावन जब जाती हैं, वृंदावन में रहती हैं, अपने वृंदावन में जीवन गुजारती हैं, तो वृंदावन के एहसास होना चाहिए वृंदावन किस लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, और वहाँ पर कृष्ण की लीला। और कृष्ण ने, कहा जाता है कि न जाने अनगिनत गोपियों के साथ उन्होंने रासलीला रचाई। और उसको इनका कहना था पाठक जी का कि मैं उनको आभास कराना चाहता हूँ कि आज आपके बीच में आप ये कल्पना करिए कि भगवान कृष्ण आपके साथ खड़े हुए हैं और आप जो है उनके साथ में रासलीला कर रहे हैं। और रासलीला करते समय उन्होंने एक उदाहरण दिया कि रासलीला करते समय गोपियों का श्रृंगार आपको करना होगा। और वो श्रृंगार जब इन्होंने मुझे बताया कि मैंने उन सभी विधवाओं को, विधवा बहनों को, उनको मैंने पूरी तरह से ऐसा श्रृंगार किया कि जैसे कि उनकी शादी होने वाली है। यहाँ तक कि उनको बिंदी लगवाई और लिप्स पर जो था लिपस्टिक लगवाई, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, कभी विधवा कोई नहीं लगाती। लेकिन उस मात्र, और ये कि यमुना के किनारे घाट पर, और वही बिल्कुल भाव एक प्रदर्शित किया। इसके लिए मैंने इनको कहा कि पाठक जी, मैं वो उस भाव को देखना चाहता हूँ और मैं उन बहनों से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं गया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पाठक जी, आपके लिए मैं बहुत बहुत, मैं भी तालियां बजाता हूँ। देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित सभी विशिष्ट जनों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप जैसे देश के वीर सैनिकों को सम्मानित करके मैं स्वयं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सब ने जिस प्रकार से देश की सेवा की है, उसके लिए हर भारतवासी आपका सदैव ऋणी रहेगा। मेरा सदैव ही प्रयास रहा है कि मैं अपने देश के जवानों से जाकर मिलता रहूं। और इसीलिए जब मैंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला तो सबसे पहले मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि जिसको कहा जाता है कि प्रेसिडेंट हैपेंस टू बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो मैं सबसे पहले अपने आर्म्ड फोर्सेस से मिलना चाहूँगा। और ये जब मैंने बात रखी, हिब्बू जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक प्रोग्राम हमारा सबसे जुलाई में हमने टेक ओवर किया था और उसके नेक्स्ट मंथ अगस्त में हमने तय किया, एक कार्यक्रम बनाया लेह लद्दाख जाने का। और वहाँ पर एक कार्यक्रम था आर्मी के जवानों का। वहाँ पर दुर्गम परिस्थितियों में हमारे जवान कैसे तैनात होते हैं और उनसे मिलकर के मुझे गौरव और कृतज्ञता दोनों ही भावों की अनुभूति हुई। गौरव इसलिए कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में, और कृतज्ञता इसलिए कि हम सब एक सुरक्षित जिंदगी इसलिए बिता रहे हैं क्योंकि हमारे जवान सीमा पर हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनकी इस कर्तव्य परायणता के लिए हम सभी उनके कृतज्ञ हैं। देवी और सज्जनों, मुझे अनेक अवसर प्राप्त हुए जब मैं सेना व पुलिस के कर्मियों से मिलता रहा हूँ। रक्षा अलंकरण समारोह हो, मैं उनकी वीर गाथाओं से परिचित भी होता था और वीर गति प्राप्त विजेताओं के परिवारों को पदक देते समय भाव विभोर भी हो जाता था। उनके परिवारजनों की आंखों में गर्व और दुख का अद्भुत मिश्रण में महसूस करता था, किंतु हर एक पदक के पीछे थी अटूट एवं प्रबल कर्तव्य के प्रति संपूर्ण समर्पण। और जिस वर्दी की बात की, ये वर्दी सही मायने में राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सेवा और कर्तव्य परायणता का सबसे उच्चतम प्रतीक है। उच्चतम प्रतीक में मानता। किसी भी वर्दी वाले को यदि आप देखेंगे,
आप उसको सैल्यूट का जवाब दें या ना दें, लेकिन एक आपके मन में, हर किसी भारतवासी के मन में एक कृतज्ञता का भाव अपने आप उठ जाता है। और ये बहुत बड़ा सम्मान है देश के लिए उनके प्रति। देवी और सज्जनों, हमारे सैन्य बलों में एक भावना होती है और वो होती है स्वयं से पहले राष्ट्र सेवा। यही भावना है जो उन्हें एक साधारण मनुष्य से एक असाधारण व्यक्तित्व प्रदान करती है। मुझे अत्यंत गर्व है कि मुझे विश्व की सबसे सक्षम, जिनको हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, विश्व की सबसे सक्षम सशस्त्र बलों के सर्वोच्च नेतृत्व का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। देवी और सज्जनों, ये मेरा अनुभव रहा है कि हमारे सैन्य बलों ने हर परिस्थिति में समय के अनुसार सेवा और पराक्रम को दर्शाया है। आतंकी हमला हो या प्राकृतिक आपदा, हमारे सशस्त्र बल हर स्थिति से निपटने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोविड वैश्विक महामारी के दौरान पुलिस एवं सशस्त्र बलों द्वारा किया गया योगदान। इस आपदा में अनेक पुलिसकर्मी वीर गति को भी प्राप्त हुए, परंतु वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। कोविड महामारी के समय कर्तव्य के प्रति उनका दृढ़ संकल्प और कभी हार न मानने की भावना से ही हम इस त्रासदी का सामना कर पाए। टीका केंद्रों की स्थापना, राहत सामग्री का वितरण और नागरिक प्रशासन को हर समय संभव सहायता प्रदान करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास प्रशंसनीय हैं। कई आपदा प्रबंधन कार्यों के दौरान उनके निस्वार्थ प्रयास भी सराहनीय रहे हैं, जिनके कारण अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी। ये देश ऐसे कर्मियों का सदा ऋणी रहेगा। और मैंने देखा है इसी पैटर्न पर जो हमारे जवान करते हैं, वो एक राष्ट्र सेवा के लिए, अपने कर्म की तत्परता के लिए। लेकिन आज हमने एक ही रास्ता, जो संस्था जिसके कार्यक्रम में हम सब लोग भागीदार हैं, उनका मैंने एक छोटा सा अभी जो एक प्रेजेंटेशन देखा वीडियो के माध्यम से, उसमें भी उन्होंने भी उनकी गतिविधियां भी इर्द गिर्द राष्ट्र सेवा के ही, राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के बीच ही घूमती रही। ये यदि एक ही रास्ता संस्था को, यदि हम कहें कि सशस्त्र बलों का सम्मान और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली अगर कोई संस्था है तो वो एक ही रास्ता संस्था है। देवी और सज्जनों, कर्तव्य परायणता किसी कार्य क्षेत्र अथवा लिंग मात्र तक सीमित नहीं होती। यदि पुरुष सुरक्षा बलों में कार्य करके देश की सुरक्षा निश्चित करते हैं, तो हमारी बेटियां भी इस कार्य में उतनी ही कुशल हैं। आप सबने नीरजा भनोत का नाम अवश्य सुना होगा। वो पेशे से एयर हॉस्टेस थी और बहादुरी के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अशोक चक्र पुरस्कार की सबसे कम उम्र और पहली महिला प्राप्तकर्ता थी। मात्र 22 साल की छोटी उम्र में नीरजा ने अद्वितीय शासन का प्रदर्शन करते हुए एक अपहृत विमान के यात्रियों की सुरक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी। उनका ये सर्वोच्च बलिदान मुझे एक पंक्ति की याद दिलाता है जो मैंने बारामूला के डैगर मेमोरियल में अंकित देखा था। बहुत सारे हमारे जवान बैठे हैं, आर्मी वाले, उन्होंने देखा होगा। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा था एक वहाँ पर एक लगा हुआ था प्लॉक, उसमें लिखा हुआ था मेरा हर काम देश के नाम। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे सशस्त्र बल है, इन सब की भावना यही होती है। नीरजा ने सही मायने में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। इसी प्रकार हमारे देश की अनेक बेटियां आज अनेक स्थानों में देश की सुरक्षा में कार्यरत हैं। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही हमारी बेटियों को भी सैन्य बलों में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में उनकी भर्ती प्रारंभ हुई और उनको परमानेंट कमीशन भी प्रदान किया गया।
ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारी बेटियों को सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का अवसर दे रहा है। मुझे विश्वास है कि वे भारत माता की योग्य बेटियां साबित होंगी। और आज मैं इस अवसर पर जब मैं बेटियों की बात कर रहा हूं, तो मैं जनरल बिपिन रावत साहब को भी याद करता हूं, उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। और ये जो बेटियों की बात कही है और बेटियों को परमानेंट कमीशन दिलाने की बात की है, तो ये विषय जब उनके सामने आया था तो ही रेडली एग्रीड और उन्होंने कहा व्हाट एवर आई कैन डू सर आई विल डू इट। और इसलिए मैं उनको भी आज सलाम करता हूँ। देवी और सज्जनों, हम आज चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा की अवधारणाएं बदल रही हैं। भू रणनीतिक और भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ने सुरक्षा परिदृश्य को और अधिक जटिल बनाया। देश के अंदर एवं सीमा पर हो रहे संघर्ष, आतंकवाद और गैर लड़ाकू संघर्ष अर्थात प्रॉक्सी वार जैसा हम अनेक चुनौतियों से घिरे हुए। साइबर दुनिया और अंतरिक्ष में उभरते खतरों के लिए अति आधुनिक तकनीकी प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है। सभी पहलुओं की गहन समझ अब अत्यंत आवश्यक हो गई। मुझे खुशी है कि भारत सरकार और हमारे सशस्त्र बल इन सभी चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। आप सभी जानते हैं कि भारत अब आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दौर में हमारे देश में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया जा रहा है और उस पथ पर हम अग्रसर भी हैं। मुझे खुशी है कि सैन्य बल भी इसी सिद्धांत का पालन करते हुए अनेक प्रकार का रक्षा संबंधी उत्पादन अब हमारे देश में कर रहे हैं। स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में प्रभावशाली योगदान देगा। अंत में मैं सभी विजेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब देश को अपनी अद्वितीय सेवाएं प्रदान करते हुए देश को गौरवान्वित करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।